जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बताओ अंतिम शब्द बताओ, क्या पढ़ रहे थे आप? अच्छा नहीं, आप वो आज तो देख लेंगे, पहले पढ़ क्या रहे थे? उपसर्ग पढ़ रहे थे। उपसर्ग में 3 बातें होती हैं, पढ़ ली थी 3 बातें। चलो ठीक है। अच्छा, अपन पढ़ रहे थे उपसर्ग। क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग। और उपसर्गों में कुछ बातें अपन पढ़ चुके थे। पहले तो बताओ कि उपसर्ग की आवश्यकता किसके लिए है? किसके लिए? यौगिक शब्द के लिए। किसके लिए? यौगिक शब्द के लिए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। हिंदी भाषा में यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? संधिमूलक, समासमूलक, उपसर्गमूलक, प्रत्ययमूलक। हमने संधि देखी, फिर ठीक इसके बाद में अपने उपसर्ग देखा, समास नहीं देखा, क्योंकि समास जब देखेंगे तो वहां उपसर्ग से निर्मित शब्द भी मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया? उपसर्ग। क्या लिया? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा सबसे पहले हमने। शाब्दिक अर्थ। उपसर्ग शब्द कितने शब्दों के योग से बना है? 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? उपधन सर्ग। उपधन सर्ग। उप का अर्थ क्या है भाई? पास, छोटा या सहायक। उप का अर्थ क्या है? पास, छोटा या सहायक। तथा सर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि या निर्माण। अर्थात जब कोई शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की क्या करता है? सृष्टि करता है, मतलब नए शब्द का निर्माण करता है, तो उससे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे एक शब्द, अपने 2 शब्द लिए थे, एक तो हार लिया था और एक लिया था धान। एक शब्द दूसरा लेते हैं आज, इच्छा। एक शब्द क्या है? इच्छा। इच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जांच। इच्छा किसका तत्सम है जी? जांच का तत्सम है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो के क्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो के क्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखो, जैसे इसमें परिउपसर्ग लगाते हैं अपन। कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो परिधन इच्छा से क्या बनेगा? संधि या संयोग? कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। जैसे वी उपसर्ग लगा दें, वी उपसर्ग लगाए, वी धन इच्छा, शब्द बनेगा क्या? वीक्षा। अब कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। परीक्षा चारों की जांच, वीक्षा विशेष जांच। वी उपसर्ग का अर्थ क्या है? विशेष। जैसे अब हमसे पूछे वीक्षक शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? वीक्षक शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? एक तो उपसर्ग, एक प्रत्यय। कौन सा? कै। कै। कै प्रत्यय कर्तावाचक शब्द बनाता है। वी उपसर्ग का अर्थ है विशेष। विशेष जांच करने वाला कौन है? वीक्षक। आपकी ओमा सीट में सिग्नेचर होते हैं इन्विजिलेटस, वीक्षक के हस्ताक्षर। वो परीक्षक नहीं है, वो क्या है? वीक्षक है, विशेष जांच करने वाला। वो आपकी भी जांच करता है और आपकी जो OMR सीट होती है उसकी भी जांच करता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अरे आपको ये पता होना चाहिए, क्यों CET 12 की बात करें, CAT ग्रेजुएशन की बात करें, तो वहां कंप्यूटर का पार्ट है। कंप्यूटर का पार्ट है, फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। 4 बिंदु आपके कंप्यूटर के हैं वहां। कोई बात नहीं। तो वीक्षक शब्द में मूल शब्द इच्छा, प्रत्यय उपसर्ग वी। तो फिर आगे अपन ने देखा
कि जब भी उपसर्ग लगते हैं तो उपसर्ग लगने पर कितनी बातें हो सकती हैं? 3 बातें। ये भी कल की कक्षा में अपन देख चुके थे। कौन कौन सी 3 बातें? नया शब्द, विलोम शब्द और शब्द की विशेषता। नया शब्द बन सकता है, विलोम शब्द बन सकता है और शब्द की विशेषता। लेकिन जब जब लगेंगे प्रत्यय तब तब बातें एक ही होगी या अनेक होगी? एक ही। प्रत्यय लगने पर बात होगी केवल कितनी? एक। और उपसर्ग के साथ बातें कितनी? 3। नया शब्द हो सकता है, विलोम शब्द हो सकता है और शब्द की विशेषता। लेकिन प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगेंगे उससे संबंधित अर्थ ही लेंगे। ना तो नया शब्द बनेगा ना विलोम शब्द बनेगा। अच्छा, आगे भी अपन ने देखा या इतनी बातें की थी? इतनी बातें की थी। अब देखो और बातें करते हैं। यहां से एलडीसी वर्ष 2013-14 में एक प्रश्न आया था। ये परीक्षा रद्द भी हुई थी। एलडीसी 2013-14 की परीक्षा क्या हो चुकी थी? रद्द हो चुकी थी। वहां एक प्रश्न आया था कि किसी भाषा में शब्द भंडार के लिए आवश्यक तत्व क्या है? अब बताओ, शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होती है? उपसर्ग से होती है या प्रत्यय से होती है? उपसर्ग से होती है, क्योंकि नया शब्द केवल किस में बनता है? उपसर्ग में बनता है। भाई शब्द भंडार मतलब शब्दों का जो भंडार होगा वो बढ़ेगा किससे? उपसर्ग से। क्योंकि नया शब्द किससे बनता है? उपसर्ग से। प्रत्यय से नया शब्द बनता ही नहीं है। प्रत्यय से तो क्या होता है? जिस शब्द के अंत में लगते हैं उससे संबंधित अर्थ लेते हैं। नया शब्द केवल किस में है? उपसर्ग। बताओ, यहां तक किसी को कल की कक्षा की बात की है? अभी तक अपन ने नया नहीं पढ़ा है। कल की कक्षा में यहां तक अपन ने बात की थी। अब देखो उपसर्गों के अपन क्या ले रहे हैं? प्रकार। क्या ले रहे हैं? प्रकार। और उपसर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जिनका पढ़ा हुआ है? उपसर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं सर उपसर्ग। वो संख्या बता रहे हैं सर। संस्कृत वाले अपने यहां भी हैं, क्योंकि तत्सम शब्द हिंदी में भी है, लेकिन वो मूल उपसर्गों की संख्या है। मूल उपसर्गों की क्या है? संख्या है। देखो, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग बात नंबर 1। बात नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। और बात नंबर 3, विदेशी उपसर्ग। अब बताओ, विदेशी शब्द में कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय? मूल शब्द देश। देश में ई प्रत्यय लगने से क्या बना? देशी। तो ये संज्ञा शब्द से बन गया विशेषण। संज्ञा शब्द से क्या बन गया? विशेषण। आपके एलडीसी में 2 प्रश्न होने कम से कम। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द से बने विशेषण हैं, या किस विकल्प के सभी शब्द उपासना जी संज्ञा शब्द से बने विशेषण नहीं है? कम से कम कितने प्रश्न होने हैं? 2 प्रश्न होने। तो विदेशी शब्द में कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय? एक तो उपसर्ग, एक प्रत्यय। मूल शब्द देश, देश में वी उपसर्ग, विदेश, विदेश में ई प्रत्यय। हाँ, विदेशी जरूरी है ना, लगे रहो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात है संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्ग दोस्तों 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले संस्कृत के मूल उपसर्ग। संस्कृत के मूल उपसर्ग, ये जो कन्हैया जी बता रहे थे ये, और इनकी संख्या निश्चित है। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। भाई हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी? संस्कृत। अपन ने पहले दिन की कक्षा में पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा की जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, और अवहट से क्या ही है? हिंदी। कौन से अभ्रंश से? कौन से अभ्रंश से? शोर से नहीं, अभ्रंश से। कौन से अभ्रंश से? अच्छा, अब हम जिस हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिस हिंदी की हम बात यहां कर रहे हैं, वो कौन सी हिंदी है? खड़ी बोली हिंदी। धन्यवाद दर्शी जी। कौन सी हिंदी? खड़ी बोली हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? खड़ी बोली हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है?
सबको बताया हुआ है। 343 क, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का भाग क क्या कहता है? ભલો અહીંયા તો મને લાગે છે कि थामासो एक भी वर्तमान हालत में देखता तो परमात्मा करे मैं जकी बात करी तो बा गलत हुए थे का से नौकरी लागू ठीक है, लेकिन मन અહીંયા तो लागे छे ई हिसाब से चालता रिया तो आपा भी मंजिल ने प्राप्त कौन कर पावला जी मंजिल ने थारा घर का सोच थाना अठे भेजा छे, क्योंकि थे कोई और मंजिल ने भी सोच कर बैठा रह सको छो, लेकिन थारा घर का तो थाने सरकारी नौकरी रूपी मंजिल ने सोच रखे भेजा छे। गलत करे जो तो कोशिश करो, डेली पढ़ा करो साहब। सीईटी 12th लेवल भी आ चुकी है, हालांकि पाठ्यक्रम अभी नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन भी आ चुकी है। लगभग पाठ्यक्रम समान है सर, लगभग पाठ्यक्रम जो एलडीसी में पढ़ रहे हैं वही है सर पाठ्यक्रम, जो आप एलडीसी में पढ़ रहे हैं वही पाठ्यक्रम है। अब सर तय आपको करना है, लगभग हर परीक्षा कंटिन्यू चलेगी सर। आज आप परीक्षा की तारीख भी आ चुकी है, आपने देखा हो तो परीक्षा की तारीख भी आ चुकी है फरवरी। अब देखो मैं तो कह रहा हूं सर ये 2-3 महीने हैं, यदि थोड़े से स्वार्थी बन जाओ यार और अपने जीवन का वो मुकाम प्राप्त करो अपने जीवन में जिस मुकाम के लिए हर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होने वाला भी जो है उस मुकाम के लिए लालायित है। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में सफलता का एकमात्र पर्याय है क्या? सरकारी नौकरी। एक ही पर्याय है सरकारी नौकरी, इसके अलावा दूसरा नहीं है सर। और साहब सरकारी नौकरी बार बार कहता हूं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके माता पिता के क्या है? सपने हैं, आगे आपकी इच्छा। चलो कोई बात नहीं। हिंदी भाषा की जननी भाषा थी कौन सी? संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जननी भाषा तो कौन सी है? संस्कृत। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हिंदी का जिक्र करते हैं। 120, 210, 343 से 351। 120, 210, 343 से 351। ठीक है, कौन सी अनुसूची? कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कौन सा भाग? 17वां भाग। कौन सा भाग? और मूल अनुच्छेद है 343 का भाग क्या है? ये बात आपको कल परसों भी बताई थी जब 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस की बात की थी। 14 सितंबर को अपने हिंदी दिवस की बात की थी, उस दिन भी ये सब बताया था। तो हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत के उपसर्ग भी यहाँ पढ़ेंगे। एक अपने विदेशी व्यंजन भी पढ़े। विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। तो विदेशी शब्द भी तो हिंदी में आते हैं। तो पहले उपसर्ग तो है संस्कृत के मूल उपसर्ग और दूसरे हैं संस्कृत के अन्य उपसर्ग। संस्कृत के अन्य उपसर्ग और संख्या निश्चित है केवल किनकी? संस्कृत के मूल उपसर्गों की। कितनी? 22। 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22। 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22 और संस्कृत के मूल उपसर्गों की संख्या कितनी? और यही हमें याद करने हैं और आज आपको याद भी करवा देंगे। बिल्कुल सर पढ़ाइए। देखो संस्कृत के मूल उपसर्ग इनकी संख्या रही कितनी? 22। सबसे पहला उपसर्ग प्र। पहला उपसर्ग क्या है? प्र। अब बताओ प्र के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। अब मुझे आप बता दो ए की ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन कौन सी संधियों के अंतर्गत है? एक तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत है, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत है। ठीक है सर, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या व्यंजन संधि। संधियां होंगी तो कितनी? 4। दीर्घ, गुण, वृद्धि, व्यंजन संधि या क्या हो जाएगा? संयोग। और प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। जिनका पहले पढ़ा हुआ उनका रिपीट हो जाएगा। प्रय उपसर्ग का अर्थ क्या है भाई? आगे या अधिक। अब देखो एक शब्द है प्रचार। प्रचार संधि से जुड़ा या संयोग से? संयोग से। प्रय धन चार
प्रचार। संधि है या संयोग? संयोग है। और प्रचार में मूल शब्द चार। चार क्या है? विशेषण। चार क्या है? चार आदमी, चार सपने, चार जिज्ञासाएं, चार इच्छाएं, चार उत्कंठाएं, तो चार क्या है? विशेषण है ना। विशेषण में प्रयोगसर्ग लगा है, शब्द क्या बना है? प्रचार। नया शब्द बना, विलोम शब्द बना, या शब्द की विशेषता। नया शब्द बन गया क्योंकि उपसर्ग लगने पर कितनी बातें हो सकती? तीन बातें। कौन कौन सी तीन बातें? नया शब्द, विलोम शब्द, शब्द की विशेषता। ऐसे बता सकते हैं सर। अब बताओ प्रमाण। प्रमाण में उपसर्ग कौन सा है? मूल शब्द मान। संधि कौन सी? कौन बदला? का बदलता है, सबको बदला है। संधियां रिपीट हो रही है, ठीक है। तो प्रमाण में संधि पूछने पर तो प्रमाण में मूल शब्द पूछने पर, और संधि पूछने पर, उपसर्ग पूछने पर, प्रयोगसर्ग का अर्थ पूछने पर। जैसे अब बताओ प्रादेशिक शब्द क्या है? प्रादेशिक में भी प्रयोगसर्ग है क्या भाई? प्रादेशिक में भी प्रयोगसर्ग है क्या? कैसे बना? प्रे धन देश धन इत। प्रे धन देश से तो बन गया प्रदेश, और प्रदेश में फिर कौन सा प्रत्यय लगा? एक प्रत्यय लगा, क्या बना? एक प्रत्यय का परिवर्तन आपको बता चुके हैं कि एक प्रत्यय होने पर एक ही जगह क्या हो जाता है? वो 8 प्रत्यय याद होंगे आपको। कौन कौन से? हाँ, धन्यवाद सबके लिए, सभी देवियों और देवताओं के लिए धन्यवाद। अब बताओ ये उपसर्ग होने पर कहाँ परिवर्तन होता है? प्रथम शब्द की प्रथम स्वर ध्वनि, और प्रथम शब्द की प्रथम स्वर ध्वनि ए होने पर तो ई, ए होने पर आई। क्यों नरसिंह जी? हाँ धन्यवाद, मुस्कुराइए नरसिंह जी। प्रथम शब्द की प्रथम स्वर ध्वनि ऊ, ऊ होने पर, और री होने पर आर। और कौन कौन से प्रत्ययों के साथ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर रहित हो जाती है? ई, ए, इक। अच्छा अब बताओ प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द में कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय? अच्छा प्रयोगसर्ग है क्या? मूल शब्द मान। देखो प्रमाण धनिक से ही बना दिया है यहाँ। तो प्रामाणिक में भी मूल शब्द क्या है? मान। संधि कौन सी? प्रत्यय कौन सा? और प्रयोगसर्ग का अर्थ। अब बताओ प्राचार्य संधि या संयोग? कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। संधि विच्छेद धन आचार्य। तो प्राचार्य में संधि तो मूल शब्द और उपसर्ग, प्रयोगसर्ग का अर्थ। अब बताओ प्रेक्षक कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय? एक उपसर्ग एक प्रत्यय। मूल शब्द इच्छा, अभी बताया था मूल शब्द इच्छा। इच्छा किसका तत्सम है? जांच का। कौन सा उपसर्ग? ते। कौन सी संधि? गुण संधि। हर जगह दीर्घ स्वर संधि थोड़े होती, गुण संधि। देखो प्रेरण इच्छा। अरे वो 4 बातें याद नहीं है आपको? कौन सी? हाँ वही कि उपसर्गों का अंत का स्वर क्या होगा? ऋस्वर। कौन से उपसर्गों का? हिंदी के उपसर्गों का और संस्कृत के उपसर्गों का। विदेशी उपसर्गों में तो अंतिम ध्वनि दीर्घ भी हो सकती है, ठीक है। और अगली बात कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाला ई या उ का स्वर प्राय क्या होता है? दीर्घ। इद, इव, इंद्र, इच्छा, इन, इष्ट, इंदु, इनमें की मात्रा ईश, ईश्वर, इक्षा, इक्षक, इक्षण, इप्सा, इप्सित, इनमें की मात्रा। तो ये आपका पहला उपसर्ग कौन सा? प्रे। पहले ये लिखो। अब देखो ये तो पहला उपसर्ग था। अब अपन सीधे देख रहे हैं, आप देख लेना मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, संधि है या नहीं है। दूसरा उपसर्ग है आपका परा। दूसरा उपसर्ग कौन सा है? परा। पहला उपसर्ग तो था
प्रय। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है भाई? बुरा या विपरीत। धन्यवाद अभिषेक जी। बुरा विपरीत। अब बताओ बुरा और विपरीत, बुरा होना विशेषता है क्या? और परा उपसर्ग के अधिकांश उदाहरण जो मिलेंगे वो संयोग से मिलेंगे। अधिकांश उदाहरण किससे मिलेंगे? संयोग से। देखना, पराजय संधि या संयोग? परीक्षा में कई बार दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जय में कौन सा उपसर्ग लगे कि विलोम का अर्थ दे। जय में कौन सा उपसर्ग लगे कि विलोम का अर्थ दे। जय में कौन सा उपसर्ग लगे कि विशेष जय का अर्थ दे। विजय। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। पराजय, पराभव। अब देखो एक शब्द है पराधीन। पराधीन में आपको लगेगा कि ये परा उपसर्ग है लेकिन नहीं है। पराधीन में लग सकता है आपको परा उपसर्ग है लेकिन नहीं है, क्योंकि पराधीन किसे कहते हैं? जो दूसरों के अधीन हो। पराधीन किसे कहते हैं? जो दूसरों के अधीन हो। एक कवि की पंक्तियां हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही, कि जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब बताओ दूसरों के लिए परा है या पर है? दूसरों के लिए पर शब्द है या परा शब्द है? पर जीवी पादप, पर जीवी पादप, जो दूसरों पे क्या है? आश्रित। ठीक है, परोपकार, पर धन उपकार, दूसरों पर किया गया उपकार। तो दूसरों के लिए पर है या परा है? पर है। और पर शब्द है जिस उपसर्ग नहीं है पर मूल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? दूसरे। और दूसरों के जो अधीन हो उससे क्या कहा गया? पराधीन। तो पराधीन में आपको लग सकता है परा उपसर्ग लेकिन है या नहीं है? नहीं है। वो शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखो कोई भी भाषा, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी, चाहे संस्कृत, सब कुछ टिका हुआ किस पर? अर्थ पर। अर्थ पता नहीं है तो मैं भी नहीं बता सकता। कोई शब्द आप मुझे ले लो जिसका अर्थ मुझे पता नहीं है तो मैं भी उसमें संधि, संयोग, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए किसका पता होना चाहिए? अर्थ का पता होना चाहिए। पराभव। और बताओ उदाहरण। परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं? सलाह। फिर परावर्तन। सुनो, परावर्तन और अपवर्तन वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उनमें पूछे जाते हैं, युग्म शब्द में भी पूछे जाते हैं। साइंस में आपने कक्षा 6 में पढ़ा है, विज्ञान में। परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं? किसी मार्ग से विचलित हो जाना तो क्या है? अपवर्तन। और टकराकर किरण वापस लौटे, समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो परावर्तन। संधि या संयोग? संयोग। पराकाष्ठा। अब बताओ पराकाष्ठा संधि या संयोग? संधि। देखो संधि में अपन ने एक उदाहरण लिखा था, वी धन स्था विष्ठा, नी धन स्था विष्ठा, मूर्धन्य व्यंजन संधि, जहां अभिषेक जी का नाम भी था। कौन सी संधि? मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो पराधन का धन स्था, इससे बनेगा क्या? पराकाष्ठा। तो संधि या संयोग? कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो ये आपका उपसर्ग कौन सा? परा। परा के बाद में अगला उपसर्ग कौन सा है? अप। और अप उपसर्ग का भी अर्थ क्या होता है? बुरा या हीन। देखो इसका भी बुरा विपरीत और इसका बुरा या हीन। अब अप उपसर्ग जो होगा वो अधिकांश फिर संयोग से ही होगा। देखो जैसे अपमान, संधि या संयोग? अब मान लो शब्द आ जाए अपमानित, शब्द क्या आ जाए? अपमानित शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? एक उपसर्ग एक प्रत्यय। वो शब्द मान, मान में इत प्रत्यय लगने से क्या बना? मानित। और अप लगा क्या? उपसर्ग। और इत प्रत्यय हमेशा विशेषण बनाता है। तो ये अपमान कौन सी संज्ञा? विशेषण नहीं है। अपमान कौन सी संज्ञा? अपमानित नहीं पूछ रहा हूं मैं, अपमान कौन सी संज्ञा? और इत प्रत्यय लगने से अपमानित क्या बना?
विशेषण। तो ये संज्ञा शब्द से बना हुआ क्या है? विशेषण। आपके पाठ्यक्रम में मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 प्रश्न हो गए एलडीसी में, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो और चाहे आरपीएससी या आरएसएसएमबीए एलडीसी हो, चाहे सीईटी के बिना लगे चाहे सीईटी के साथ लगे। 1-2 प्रश्न होंगे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द से बने विशेषण है, या किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द से बने विशेषण नहीं है। तो इत प्रत्यय हमेशा क्या बनाता है? विशेषण। 2 प्रत्यय हमेशा याद रखना, एक तो इत और एक ई है, एक तो इत और एक ई है। ये प्रत्यय हमेशा क्या बनाएंगे? विशेषण बनाएंगे। हमेशा क्या बनाएंगे? विशेषण। तो अपमानित विशेषण बना है क्या भाई? किससे बना है? अपमान से। अपमान क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण भी हो गया। उपसर्ग हो गया कौन सा? अप। प्रत्यय हो गया कौन सा? अप। उपसर्ग का अर्थ बुराया। जैसे फिर देखो, अपराध संधि या संयोग? संयोग। अपराध संधि या संयोग? फिर अपयश संधि या संयोग? संधि या संयोग? अपकीर्ति, अपकीर्ति संधि या संयोग? संयोग। तो अब उपसर्ग के अधिकांश जो उदाहरण होंगे वो किससे होंगे? एक उदाहरण और बता दो। अपवर्तन। हाँ, एक और बता दो। अपमार्जित। महत्वपूर्ण शब्द। फिर देखो, फिर ये उपसर्ग और प्रत्यय से। अपमार्जित बताओ क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? विशेषण। अभी लिख चुके हैं। इत और ये प्रत्यय हमेशा क्या बनाते हैं? तो अपमार्जित में मूल शब्द मार्जन। मूल शब्द मार्जन। अपमार्जक भी बनता है इससे। ये आपका डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? तो अपमार्जित शब्द में मूल शब्द मार्जन। मार्जन में कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। और कौन सा उपसर्ग? अप उपसर्ग। तो अपमार्जित में संधि है या संयोग है? संयोग है। प्रत्यय कौन सा है? इत। उपसर्ग कौन सा है? अप। अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुराया। ठीक है। अगला उपसर्ग देखो, प्रे परा अप सम। अगला उपसर्ग कौन सा है? सम। सम उपसर्ग का उदाहरण अभी भी लिखा है, थोड़ी देर पहले भी। देखो, सम और सम युग्म शब्द भी है। एक बार इधर देखना। सम में यदि मैं हलंता है तो ये उपसर्ग है। ये क्या है? और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण। अच्छी तरह या पूर्ण। कब? जब मैं क्या है? हलंत। और सम में सर यदि मैं पूरा है तो इसका अर्थ होता है क्या? समान। तो ये युग्म शब्द भी हो गया। सब में मैं हलंता है तो उपसर्ग है, अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण। बधाई हो। आया? नहीं आया? नहीं आया। ठीक है। तो सब में मैं हलंत तो उपसर्ग, और सब में मैं पूरा हो तो अर्थ होगा समान। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह या पूर्ण। अब देखो, यहां से समास भी साथ चलेंगे। अच्छी तरह और पूर्ण दोनों क्या है? अव्यय। दोनों क्या है? इस अच्छी तरह के लिए एक शब्द और है सम्यक। सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? अच्छी तरह। सम्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह होता है। तो बताओ, सम उपसर्ग हो, अच्छी तरह या पूर्ण का अर्थ हो, तो समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। क्योंकि दोनों क्या है? अव्यय है। दोनों क्या है? तो समास अव्ययीभाव समास। और सम उपसर्ग के अधिकांश उदाहरण जो होंगे व्यंजन संधि से होंगे। कौन सी संधि से? वो 2 नियम यहाँ वापस जुड़ेंगे, जहां एक तो से का आगमन है। से का क्या है? बताइए, से का आगमन कब होता है? सम उपसर्ग हो। कौन सा उपसर्ग हो? अरे याद है क्या? जितेंद्र जी याद है क्या? जितेंद्र जी नहीं बोल रहे। रुकिए, जितेंद्र जी बोल ही नहीं रहे। रुक जाओ युवराज जी, मैसेज बाद में भेज देना। गलत बात है ना सर? हाँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं क्या कहूँ। हाँ, तो क्यों कौन बोल रहा? जितेंद्र जी का मित्र।
आईटी डिपार्टमेंट वाले। हाँ अभिषेक जी, सम उपसर्ग के बाद में शब्द थे ना, कितने थे? 6। सुनिए कितने शब्द थे, कौन कौन से? कृत्य, कार, करण, कर्ता, कृति, कार्य। तो हलंत में तो किसमें बदलता है? और दोनों के मध्य हलंत दंते से का आनुन। एक तो ये बात, एक वो बात जहां अनुनासिक के बाद में स्पर्श व्यंजन आया था, तो अनुनासिक बदला था आगे आने वाले वर्ण के तयजमास्तर में। एक वो बात जहां हलंत में के बाद अंतस्थ या उष्ण आए थे, तो मैं सीधे ही बदला था किसमें? अनुस्वार में। धन्यवाद मीनू जी। अब इधर देखो, सम उपसर्ग का क्या है? अच्छी तरह या पूर्ण। क्या है? अच्छी तरह या पूर्ण। अब उदाहरण देखना, समीक्षा अभी लिखा था आपने। अब बताओ समीक्षा संधि या संयोग? संयोग है ये तो। कैसे है संधि? इधर देखो, देखे भलो बधारो, भला बढ़िया। सम धन इच्छा से थोड़ी देर पहले तो बताया था समीक्षा बना, तो बताओ संधि है या संयोग है? संयोग है। समीक्षा किसे कहते हैं? अच्छी तरह जो जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं? समीक्षा। और सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अब बताओ सम उपसर्ग के साथ अच्छी तरह का अर्थ भी आ रहा है क्या इसमें? भाई समीक्षा कहा गया, दोबारा सुनो एक बार, समीक्षा कहा गया अच्छी तरह जो जांच की जाती है उसे समीक्षा। अब बताओ सम उपसर्ग के साथ अच्छी तरह का अर्थ आ रहा है क्या? तो समास कौन सा? अव्ययीभाव। क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उपसर्ग के साथ बातें कितनी हो सकती है? जब नया शब्द बन जाए, जब विलोम शब्द बन जाए, तो क्या अव्ययीभाव समास होगा क्या? नहीं होगा। यस कहा? नो। अरे नहीं समझ रहे क्या? मैं ऐसे कह रहा हूं सर, दोबारा सुनो एक बार, कोई बात समझ में को ना। सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण। सम उपसर्ग भी हो, अच्छी तरह और पूर्ण का अर्थ भी हो, तब समास होगा कौन सा? क्योंकि आपको क्या हमने ये बात नहीं बताई क्या उपसर्ग लगने पर कितनी बातें हो सकती हैं? नया शब्द भी बन सकता है, विलोम शब्द भी बन सकता है, शब्द की। क्या ये बात नहीं बताई? क्या मतलब है बताने से? बताओ। अब बताओ समीक्षा में अव्ययीभाव समास है या नहीं है? क्योंकि अर्थ आ रहा है अच्छी तरह का। यदि नया शब्द बन जाता, विलोम शब्द बन जाता, तो क्या अच्छी तरह का अर्थ आता? तो क्या वहां अव्ययीभाव समास होगा? नहीं होगा। पुनः सुन लो, सम उपसर्ग हो, साथ में अच्छी तरह या पूर्ण का अर्थ भी हो, तब समास कौन सा होगा? दूसरा उदाहरण देखो, संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत। बताओ सम उपसर्ग है क्या? और मूल शब्द कृत। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब बताओ, देखें संविधान बहुत बार पूछा गया शब्द है संविधान। एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। संविधान किसे कहते हैं? सम्यक कानून को। संविधान किसे कहते हैं? सम्यक कानून को। तो संविधान में कौन सा उपसर्ग? और वी। मूल शब्द है धान। धान में वी उपसर्ग लगा, विधान। विधान में सम उपसर्ग लगा, संविधान। तो संविधान शब्द में कितने उपसर्ग? संविधान शब्द में मूल शब्द। संविधान कहा गया अच्छी तरह या सम्यक कानून को। और अच्छी तरह और सम्यक क्या है? अव्यय। तो समास कौन सा? संधि कौन सी? संधि। और उपसर्ग कितने? दो। वी उपसर्ग संधि से या संयोग से? संयोग से। और सम उपसर्ग संधि से, जहां मैं बदल रहा है किसमें? अनुस्वार में। अब बताओ, अरे समझ तो रहे हो क्या? संसार संधि या संयोग? कौन सी संधि? और अंतिम है संस्करण। शब्द क्या है? संस्करण। बताओ कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग। और मूल शब्द। लेकिन संस्कृत में यदि कभी आपसे पूछ ले, हालांकि अपन हिंदी की बात करें, कभी संस्कृत में पूछ ले तो करण जो शब्द है वो क्री धातु में लुट प्रत्यय लगने से बनता है। संस्कृत में पूछ ले तो क्री धातु में कौन सा प्रत्यय? लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय लगने से शब्द बनता है क्या? करण। अपने यहाँ करण मूल शब्द ही मानना है, क्योंकि करण कौन सी धातु से बना हुआ लिखा है? क्री धातु से। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया था, अपने कितने शब्द लिखे? पलक। पलक बोल रही है, पलक बोल रही है, सुन लो। कौन कौन से? अरे सॉरी, आज का दिन और है आपके पास। ठीक है, केशव जी मेरी तरफ देखिए। केशव जी,
देखो लड़के तो पढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। अगला उपसर्ग देखो, प्रे प्रा अप सम अनु, और अनुपसर्ग का अर्थ बताइए, पीछे या समान, सही है क्या? पीछे या, और पीछे और समान दोनों क्या है? अव्यय। तो अनुपसर्ग हो और पीछे और समान का अर्थ हो तो समास कौन सा? अव्ययी भाव समास। अब बताओ अनुपसर्ग में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? उ। उ कौन कौन सी संधि में आती है? दीर्घ स्वर संधि, यण संधि में, और वृद्धि में भी आवश्यक प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को एक व्यंजन संधि में, ई या उ के बाद में से, थे, स्थे, से, थे में, थे में, स्थे, स्थे में। देखो जैसे अनुगमन शब्द क्या है? अनुगमन। बताओ संधि या संयोग? मूल शब्द, मूल शब्द गम नहीं, मन। मन में गे उपसर्ग गमन, गमन में अनुसर्ग अनुगमन। संधि या संयोग? संधि या संयोग? अनुचर। मूल शब्द चर किसे कहते हैं? सजीव को। जैसे सृष्टि चराचर है, चर और अचर दोनों से मिलकर बनी है, सजीव और निर्जीव, ठीक है। हाँ क्या होगा? अब बताओ, देखें अन्वीक्षा। अब देखो फिर वापस शब्द जुड़ा, अन्वीक्षा। मूल शब्द इक्षा, संधि यण संधि। मीनू के उत्तर बिल्कुल सही आते हैं भाई। संधि यण संधि, मूल शब्द इक्षा, उपसर्ग अनु, अनुपसर्ग का अर्थ। अब बताओ अन्वेषण संधि या संयोग? कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? अनुदित संधि या संयोग? दीर्घ स्वर संधि। धन्यवाद महेंद्र जी। अनुधन उदित, अनुदित कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। और ये उत्तर गलत हुआ अभी अभी, है ना? धन्यवाद, मुस्कुराइए। अब एक बात बताओ, अनुदित वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है, किसे कहते हैं अनुदित? अनुदित कहते किसे? किसी रचना का किसी अन्य भाषा में अनुवाद कर देना। धन्यवाद नीलम जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। किसी रचना का किसी अन्य भाषा में क्या कर देना? अनुवाद कर देना। जैसे मान लिया सोनू मैडम ने कोई कविता रच दी, ठीक है, फ्रेंच भाषा में, और महेंद्र जी ने उसका अनुवाद कर दिया राजस्थानी भाषा में, तो महेंद्र जी की खुद की रचना है क्या ये? तो ये रचना कैसी कहलाएगी? अनुदित रचना। और एक बात और याद करो, पहले लिख लो, अगला अवसर बोल दो भाई। प्रे परा अप सम अनु औ, और औ उपसर्ग भी औ उपसर्ग के लगभग उदाहरण संयोग से ही है। औ उपसर्ग का भी अर्थ है बुरा या हीन। अब बताओ बुरा या हीन होना क्या है? विशेषता। तो समास हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय। धन्यवाद। जैसे अवसर, संधि या संयोग? संयोग। मूल शब्द सर, सर का मतलब तालाब। सर और शर श्रुति संभिन्नार्थक भी है। सर मतलब तो तालाब, और शर मतलब बाण। सर मतलब तो तालाब और शर मतलब बाण। तो अवसर में मूल शब्द सर, संधि संयोग? संयोग। जैसे अवगुण, बुरे हैं जो गुण, समास? संधि नहीं है, संयोग है। मूल शब्द उपसर्ग, अवसर का अर्थ बुरा या हीन। अवकाश, संधि या संयोग? संयोग। और यहां नया शब्द बना, काश। काश किसके लिए है? काश आप हमारे होते, काश आप सभी पढ़ते, ठीक है, काश लावड़ी पूरी हो जाती,
हाँ दूचरी, ठीक है। और बताओ अव्यय, अव्यय में सर अ उपसर्ग नहीं है, अवशेष में है। अव्यय में तो एक तो ए उपसर्ग है, एक वी उपसर्ग है, एक अय प्रत्यय है। वी धन अय से बन गया व्यय यण संधि से, और फिर ए उपसर्ग लगा क्या बना अव्यय, अवशेष में है सर। एक और बता दो अवरोध, और एक और मैं बता देता हूं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत बार पूछा गया है, मनोविज्ञान से भी एक शब्द जुड़ता है अवधान। ये बहुत बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, मनोविज्ञान में और वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया है। अवधान किसे कहते हैं बताइए, अवधान किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, उसे क्या कहते हैं अवधान। और बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, बाल्यावस्था में अवधान नहीं होता। कई बार किशोरावस्था में भी अवधान नहीं होता, समायोजित नहीं हो पाता बालक। दीवा स्वप्न देखता है कि आगे की तीसरी लाइन की दूसरी लड़की से मेरी मित्रता हो जाए, नंबर वगैरह का आदान प्रदान हो जाए, ठीक है, क्योंकि कक्षा में होता है लेकिन कक्षा में होता नहीं है। तो अवधान किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और जब तक अवधान नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। अगला उपसर्ग प्र प्रा अप सम अनु अव नी, नी उपसर्ग का अर्थ क्या है? विशेष, बिना या बड़ा। धन्यवाद विकास सिंह। हाँ हाँ, निष्का भी है बिना बाहर, इसका भी होता है निडर, डर के बिना, ठीक है। वैसे विशेष या बड़ा ही है लेकिन बिना भी आप लिख सकते हैं। अब बताओ नी उपसर्ग में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? कौन कौन सी संधियां हो सकती है? दीर्घ स्वर संधि हो सकती है, यण संधि हो सकती है और व्यंजन संधि हो सकती है। देखो निष्ठा, हाँ मुस्कुराते रहो, शब्द निष्ठा, मूल शब्द निष्ठा, निष्ठा बनाए स्थान से। संधि या संयोग? अब बताओ नियम, संधि या संयोग? मूल शब्द यम के अर्थ होते हैं दो। यम के अर्थ होते हैं कितने? एक तो यम का अर्थ होता है यमराज, यम है हम हिमक्रीम वाले, और यम का अर्थ एक होता है प्रहर, और दिन के प्रहर बार बार बता चुके हैं। एक दिन में कितने प्रहर? 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। हाँ ठीक है। अच्छा एक और देखो, निराशा, संधि या संयोग? निराशा में निउपसर्ग नहीं है, निरुपसर्ग है, निर्धन आशा। निषेध में है, और निषेध में संधि है कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। न्याय, न्याय में कौन सा उपसर्ग? नी। कौन सी संधि? यण संधि। मूल शब्द आय, नी धन आय से क्या बना? न्याय। न्यून, संधि या संयोग? कौन सी संधि? धन्यवाद। बाकी की बात करेंगे कल, लिख लीजिए।